नमस्कार दोस्तों, यह कहानी हाँ मुझे प्यार है का दूसरा भाग है। इस कहानी को भी प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लग रही है। नीलिमा को घर पहुंचने की जल्दी थी। दोपहर में समन ने साथ में डिनर करने के लिए बाहर चलने को कहा था। विनय की बातों में उससे समय का ख्याल नहीं रहा। घर पहुंचकर नीलिमा को ढंग से भी तैयार होना था। समन उसे दोपहर के कपड़ों में देखकर बिगड़ न जाए। नीलिमा घर पहुंचकर सीधे तैयार होने के लिए अपने कमरे में पहुंच गई। अपने अलमारी से कपड़े निकालने लगी। उसी वहीं पड़ी अपनी ऑरेंज रंग की गाउन पर नज़र पड़ी। अभी छुट्टियों में स्वरा आई थी, तभी उसने जिद करके दिलवाया था, भाभी आप पर गाउन बहुत फबेगा। नीलिमा ने फीकी सी मुस्कान के साथ गाउन खरीद कर अपने अलमीरा की शोभा बढ़ा दी थी। झट गाउन लेकर नीलिमा तैयार होने लगी। गाउन डालकर नीलिमा बड़ा सा जूड़ा बनाकर अपने आप को आईने में निहारने लगी। जल्दी से मेकअप कर नीलिमा समन का इंतजार करने लगी। समन पोर्च में गाड़ी लगाकर लॉन से होता हुआ दरवाजे के पास आकर ठिठक गया। बैठक में बैठी नीलिमा एक डॉल सी लग रही थी। माफ़ कर दे बहन जी, मैं लगता हूँ गलत घर में आ गया हूँ। इतना सुनते ही नीलिमा खिलखिलाती हुई बोली, कोई बात नहीं भाई साहब, जब आ ही गए हो तो चाय नाश्ता करते हुए जाओ। समन भी हंसते हुए बोला, मेरी बीबी छागस साड़ी में लिपटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आज जल्दी में हूँ, कल चाय पर आपके साथ बैठकर चर्चा करता हूँ। नीलिमा ठहाका लगाते हुए, ठीक है, अच्छा तो अब आप अपने घर को जाओ, मेरे पति देव आते होंगे। समन मुस्कुराते हुए 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, कमरे में चाय भिजवा दो। नौकर को चाय लेकर नीलिमा ने समन के कमरे में भेज दिया। नीलिमा लॉन में समन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद समन आ गए। नीलिमा जी अब चलें, पेट में चूहे कूद रहे हैं। समन की चुहल भरी मस्ती को देखकर नीलिमा झेप गई। चुपचाप समन के साथ कार में बैठ गई। अरे मैडम जी, कभी इस गुलाम को भी सेवा करने का मौका दे दिया करो, समन ने नज़रों से छेड़ते हुए कहा। नीलिमा की गोरी गोरी गाल शर्म से गुलाबी हो गए। समन ने रेस्टोरेंट की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दिया। नीलिमा को पता था समन जब बहुत खुश होते हैं तो उसी रेस्टोरेंट में डिनर को जाते हैं। नीलिमा गाड़ी एक एफएम ऑन कर गाना सुनने लगी। क्या यही प्यार है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। नीलिमा धीमे धीमे गुनगुनाने लगी। तुम अच्छा गाती भी हो, आज पता चला। और क्या क्या है तो जो तुम मुझसे छुपा कर रखी हो, समन ने सवालिया नज़रों से घूरते हुए कहा। आप कभी मेरे बारे में जानने की इच्छा कब रखते हो, नीलिमा ने रूंधे गले से कहा। एक पल के लिए समन सोच में पड़ गया। नीलिमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, नीलिमा ने हंसते हुए कहा। हम बातें फिर कभी कर लेंगे, पहले भोजन ग्रहण तो कर लें। अच्छा, हम पहुँच गए, समन ने चौंकते हुए कहा। गाड़ी पार्किंग में लगा। नीलिमा को लेकर समन रेस्टोरेंट के अंदर गया। हमेशा यहीं आने की वजह से सब जानते थे। रेस्टोरेंट का मालिक समन का दोस्त था। समन टेबल अब पहले बुक करवा ले रखी थी। मध्यम मध्यम रोशनी और धीमा बजता संगीत शाम को खुशनुमा बना रहा था। समन बड़े ही प्यार से हाथ पकड़कर नीलिमा को टेबल की ओर ले गया। नीलिमा और समन खामोशी के साथ अपना डिनर पूरा किया और वहाँ से घर को निकल रहे थे। नीलिमा बोल उछलकर बोल पड़ी, आइसक्रीम खाने चलें क्या। समन नीलिमा की मासूमियत को बहुत ही ध्यान से निहारते जा रहा था। दोनों आइसक्रीम खाने जा ही रहे थे कि नीलिमा गाउन में फंसकर लड़खड़ा गई। गिरने ही वाली थी कि समन ने कसकर उसे अपने बाहों में थाम लिया। यार नीलिमा, तुम ऐसे कपड़े संभाल नहीं सकती तो पहनती क्यों हो। और नीलिमा पर भरी सड़क पर बिफर पड़ा। नीलिमा अपनी इतनी बेइज्जती देखकर समन को झटक कर खड़ी हो गई और पलटकर गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, आपको संभालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दौड़कर वापस कार में जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। समन अपना सा मुंह लेकर पीछे पीछे भागता हुआ आया और कार को तेज़ी से चलाता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर नीलिमा सीधे अपने कमरे में चली गई
और समन स्टडी में चला गया। समन ने नीलिमा का ऐसा रूप पहली बार देखा था। आज वह बहुत हैरान था। नीलिमा भी मन ही मन बोल पड़ी, लाख कोशिश कर लें, समन के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। भावनाओं की बंजर जमीन पर प्रेम के पुष्प कदाप नहीं उगते। नैनों से बहते अविरल अश्रु प्रेम पुष्प को है सींचते। थोड़ी देर बाद समन ने नीलिमा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। नीलिमा ने चिल्लाकर, अभी जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। समन वापस चला गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुबह जगते ही सबसे पहले नीलिमा को सॉरी कहूँगा। मेरे जिद्दी और क्रोधी स्वभाव के कारण मैं नीलिमा को बहुत तकलीफ देता हूँ। मुझे कब क्या बोलना चाहिए इस बात का ध्यान नहीं रहता है। मेरे इस स्वभाव की वजह से हंसती खेलती नीलिमा अर्धविचलित हो जाए जीवन व्यतीत कर रही है। मेरे अडियल स्वभाव के कारण माँ पिताजी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते। कभी नीलिमा मुझे छोड़कर न चली जाए, ये सोचकर समन सिहर उठा। और आज नीलिमा किस दोस्त से मिलने गई थी? समन सोच सोचकर कमरे में ही चक्कर काटने लगा। नीलिमा बहुत ही नेक और साफ दिल की लड़की है। उसकी आंखों में मेरे लिए अथाह प्रेम है। मैंने देखा है उसकी आंखें मेरे विनोद पर खिल उठती हैं और मेरे दूर जाने से छलक जाती हैं। समन अपने दिल को तसल्ली देता थक कर वही स्टडी रूम में ही सो गया। फोन की लगातार घंटी बजने से समन की आँख खुली। ऑफिस से फ़ोन था। हेलो सर, आज आपकी अपनी नई प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग है और 11 बजे का समय तय हुआ है। आप जल्दी ऑफिस आ जाओ। समन ने समय देखा, 9 बज गए थे। जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा। समन तैयार होकर नाश्ते की मेज पर नीलिमा का इंतजार करने लगा। नौकर नाश्ता लेकर हाजिर हो गया। मैम साहब जगी नहीं है आपकी काका? समन ने चिंतित होकर पूछा। नहीं साहब, जग गई हैं। नाश्ता तैयार करके अपने कमरे में चली गई। नौकर ने बोलकर अपने काम में लग गया। ऑफिस में आकर नीलिमा से बात करता हूँ, ये सोच समन ऑफिस के लिए निकल गया। नीलिमा अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी। तभी उसका फ़ोन पर एक संदेश आया। नीलिमा नंबर देखकर अनमनी ढंग से पढ़ने लगी। पहली बात, मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत है और दूसरी बात ये कि मेरी बीवी का पति एक गाँवठी है। सॉरी। इतना पढ़कर नीलिमा ने भी संदेश का जवाब दे दिया। आइसक्रीम मेरी बाकी है। नीलिमा का कॉल आ गया। हेलो, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अपनी बीवी को आइसक्रीम नहीं खिला सकता, ये क्या बात हुई? आज रात आप तैयार रहें, हम और आप लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। समन ने मस्करी करते हुए कहा। सोचेंगे फिर जवाब देंगे। और शाम में काफ़ी हाउस जा रही हूँ, वहाँ से लौटने के बाद आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। नीलिमा ने हंसते हुए फ़ोन कट कर दिया। समन नीलिमा की कॉफ़ी हाउस जाने वाली बात सुनकर घबरा गया। अभी कुछ नहीं कर सकता था, ऑफिस पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था। नीलिमा समन की बातों को याद कर मुस्कुराए जा रही थी। तेरी सूल सी बातों तेरी अंतरात्मा को झकझोर जाती हैं। तेरे प्यार को पाने के लिए हर पल आँखें मेरी तरसती हैं। आ बैठ दो पल साथ मेरे, देख तुम बिन क्या है हालत मेरी। तेरी प्यारी प्यारी बातें ही हैं तन पर सजने वाले जेवरात मेरे। नीलिमा इधर समन के साथ प्यार वाले सपने बुन रही थी, उधर ऑफिस में समन उधेड़ बुन में लगा था। कहीं नीलिमा मुझे छोड़कर न चली जाए। समन का दिल बार बार कह रहा था, हाँ तुझे प्यार हो गया है। समन काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। समन के मन में नीलिमा को खोने का डर घर कर गया था। ऑफिस में घर भी नहीं जा सकता था और अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। नीलिमा विनय से मिलने के लिए तैयार होकर निकल पड़ी। नीलिमा कॉफ़ी हाउस पहुंचकर कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठ गई और विनय का इंतजार करने लगी। कॉफ़ी हाउस के कॉर्नर वाली टेबल पर बैठकर सड़क के उस पार को देखना उसे बेहद पसंद था। सड़क के उस पार हरा गलीचा सा लगता था। बच्चों का खेलना, झूले पर झूलना और शोर मचाना देखकर उसका मन प्रसन्नता से झूम उठता था और दिन भर की निरसता को तिरोहित कर देता था। बुजुर्गों का अपने नाती पोतों के साथ भागना पार्क की रौनकता बढ़ा देता था। कुल मिलाकर ये
चहल पहल देखकर नीलिमा के होठों को मुस्कुराने का बहाना मिल जाता था। विनय का इंतजार कर नीलिमा बोर हो रही थी। पीछे से किसी ने कहा, हाय नीलू। नीलिमा ने झट पलट कर देखा। सामने बड़ा सा गुलदस्ता लेकर विनय खड़ा था। हाँ हाँ, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम ये क्या ले आए? ये तुम्हारे लिए बुके है दोस्त। अपने अनोखे अंदाज से में विनय ने सर को झटकते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर टॉपर। विनय, तुम आज बड़े रोमांटिक मूड में हो। मुझे किस बात के लिए इतनी रिश्वत दे रहे हो? मैं कॉलेज के दिनों से जानती हूँ तुम्हें। मुझसे अपना कोई काम निकलवाने के लिए ही कोई अच्छी सी चॉकलेट लेकर आया जाते थे। आज भी याद है तुम्हारी सारी बातें। नीलिमा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रही हो। तुमसे कॉफ़ी हाउस में मिलने के बाद एक दोस्त से मिलने गया था। नीलू, तुमसे एक मदद चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उसे अपनी मैगजीन के लिए अच्छे लेखक की ज़रूरत है। तू अच्छा लिखती है, थोड़ा उसकी मदद कर दे। विनय ने मस्का लगाकर अपना प्रस्ताव नीलिमा के आगे रखा। मैं नहीं कर सकती विनय। समन को मेरा काम करना पसंद नहीं है। मैं जॉब नहीं कर सकती। नीलिमा ने सपाट लहजे में बोलकर विनय का प्रस्ताव ठुकरा दिया। नीलू, तुम संस्कारी लड़की हो। तुम्हारी भावनाओं का मैं कद्र करता हूँ। साहित्य भी समाज सेवा है और साहित्य रूपी गंगा की धारा प्रवाह में बहकर आम जन भी प्रभावित होते हैं। साहित्य जनमानस में उच्च कोट आदर्श स्थापित करने का सबसे सरल माध्यम है। तुम अपनी अभिव्यक्ति से समाज का दर्पण बन सकती हो। तुम अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती नीलू। तुम मेरा इसे अनुरोध समझो या मेरा आदेश, इस प्रस्ताव पर विचार जरूर करना। मैंने तुम्हारी रचनाएं पढ़ी, तुम सोचना जरा दोस्त। विनय ने समझाते हुए कहा, मैं सोचूंगी ज़रूर। तुम आज तक मेरे लिए बुरा नहीं सोचते हो। कुछ सोच समझ कर ही तुम ये प्रस्ताव लाए होगे। मैं तुम्हें पता है, मैं ज़्यादातर चित्रास भाषा में लिखती हूँ और बस जो दिल में आता है वही कागजों पर उतारती रहती हूँ। लेखन मेरा पहला प्यार है और मेरा साहित्य से जुड़ाव बचपन से है। मैं भी चाहती थी मैं इस क्षेत्र में खुद को जोड़ कर रखूँ। नीलिमा भी एक नई उम्मीद के साथ विनय को अपनी रजामंदी दे दी। इसी बात पर तुम्हारी एक नज्म हो जाए। विनय ने हंसते हुए कहा, कुछ तो खास रहा होगा, यूं अनायास ही तो नहीं मिला होगा। छेड़कर तार दिलों का नया अफसाना हमारा बना होगा। रहे कायम याराना हमारा, यूं ही हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। मैं रूठूं तू मना लेना, दिल में कोई भेद न छुपा रखना। चाहे आ जाए लाख तूफान, दोस्ती की मसाल जलाए रखना। मेरा वादा तो उसी दिन से है जिस दिन से तुमने कॉलेज में मेरी परीक्षा फीस भर दी थी। और कितने दिनों तक तुम कम पैसे में गुजारा की थी। तुमने अपनी दोस्ती निभाई है, अब मेरी बारी है नीलू। दोस्ती की मसाल जलाए रखूँगा। विनय ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अब चलूँ मैं विनय, मुझे देर हो रही है। और एक बात, अब मैं रोज़ तो तुमसे मिल नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता है। समन कुछ कहते नहीं, पर हो सकता है उन्हें मेरा बार बार तुमसे मिलना बुरा लगे। नीलिमा ने झिझकते हुए कहा, इसमें झिझकने वाली बात नहीं नीलू। हर रिश्ते में पारदर्शिता होनी ही चाहिए। तुम्हारी यही खासियत तुम्हें औरों से जुदा रखती है। तुम बहुत अच्छी हो। अपनी एक कविता मेरे मोबाइल में भेज देना। विनय ने हंसते हुए कहा, वो मेरे परदेसिया बलमा, तुझसे बिछड़ कर रहती हूँ मैं विरहनिया। परदेश में तू रहत है, मेरी जिया जलत है। कैसे बताऊँ मैं अपने दिल की बतिया, तुझ बिन कैसे कटती है मेरी रतिया। नीलिमा ने कविता भेज दी और बाय बॉल बुके उठाई और बोली, चॉकलेट उधार रही मिस्टर टॉपर। विनय ने आगे मिलने का बहाना तो कुछ रहना चाहिए, इसलिए मैं चॉकलेट आज नहीं लेकर आया। विनय ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा। नीलिमा भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने ख्यालों में घर की ओर बढ़ चढ़ी। घर पहुंचते ही समन ड्राइंग रूम में बैठे समन के उसका सामना हुआ। कहाँ से आ रही हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मग्न रहती हो, घर परिवार का तो तुम्हें कोई होश नहीं रहता। समन न जाने कितनी बातें बोलकर नीलिमा को जलील करता रहा। नीलिमा उसकी बातों से
आहत होकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। गाड़ी की तेज आवाज़ आई। उसने खिड़की के बाहर झांका तो समन तेजी से गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। नीलिमा हड़बड़ा गई और फ़ोन की तरफ भागी। विनय का कॉल आ गया और नीलिमा विनय के साथ बातों में उलझ कर रह गई। विनय, तुम्हारी रचना मेरे दोस्त को बहुत पसंद आई। उसने तुम्हें एक बड़ा सा आर्टिकल लिखने को कहा है। नीलिमा, अच्छा क्या बात कर रहे हो? खिलखिलाती हुई हंसने लगी। विनय, अच्छा 2-3 दिन बाद आर्टिकल लिखकर मुझे मेल कर देना। इतना कह विनय ने फ़ोन कट कर दिया। नीलिमा अपनी खुशी में समन को फ़ोन करना भूल गई और अपने आर्टिकल लिखने की तैयारी करने लगी। गुस्से और जलन में तिलमिलाता समन एक बार में बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बुके हाथ में ली हुई नीलिमा का चेहरा घूमने लगा। उसका ध्यान बार बार फ़ोन पर जाता, शायद अब नीलिमा का फ़ोन आ जाए। समन गुस्से और खींच के शराब पीने की वाला था। उसकी मोबाइल बज उठा। फ़ोन रिसीव करते ही, हेलो, मैं खाने पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ, नीलिमा ने डरते हुए कहा। मैं आधे घंटे में आता हूँ, कह फ़ोन कट कर दिया। समन जल्दी से घर की तरफ बैठ चल पड़ा। तू भी ना, समन क्या क्या सोचता है अपनी बीवी के बारे में। 100 बार तो तुझे उसने कहा है, उसका दोस्त है। तुझे इस बारे में नीलिमा को खुलकर बात करनी चाहिए। सोचते सोचते समन घर पहुंच गया। गाड़ी पार्किंग में लगा आगे बढ़ा ही था कि सामने लॉन में गुमसुम बैठी नीलिमा पर उसकी नज़र पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समन ने हड़बड़ाते हुए पूछा। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी और कुछ सोच रही थी। मैं और आप नदी के 2 किनारे हैं, रहते तो साथ हैं, कभी मिल नहीं सकते, नीलिमा ने रूंधे गले से कहा। समन का दिल बैठ गया और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा। नीलिमा को घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी मुझे दिलानी होगी। आज तक मैं उसको अरमानों को अपने पैरों तले रोनता आया हूँ। नीलिमा को मैं कभी खुश नहीं रख पाऊँगा और अपने अड़ियल स्वभाव के कारण उसको आशिक व सिवा शायद ही मैं कुछ दे पाऊँगा। आज तक मैंने उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अपनी उच्च आदर्शों और संस्कारों के कारण अपने आप को मेरे गुस्से की बलि चढ़ा रही है। कहाँ गुम हो जाए समन। नीलिमा ने बढ़कर समन का हाथ पकड़ लिया। समन ने हाथ झटक कर उसे अपने आप से दूर कर दिया। क्या हुआ समन, आप मेरे साथ हमेशा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया आप मुझसे दूर रहते हैं? समन बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चला गया। और खाना स्टडी रूम में ही भिजवा देना। नीलिमा पीछे पीछे भागते हुए आई। आज आप मेरे सवालों से भाग नहीं सकते। समन फिर चिल्ला उठी। कौन से सवाल? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब कॉफ़ी हाउस में मिलेगा, जहाँ जाना मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है। समन ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और अनाप शनाप बोलता शुरू कर दिया। आपने मुझ पर शक किया। आपकी जिम्मेदारियों को आज तक बर्दाश्त इसलिए करती आई क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी जुबान कड़वी है पर दिल के सच्चे और नेक इंसान हैं। आप जानना चाहते हैं विनय के बारे में, मुझसे पूछ लेते। नीलिमा टूट कर रोने लगी। हाँ, मुझे नहीं जानना तुम्हारे दोस्ती के किस्से और कोई दिलचस्पी भी नहीं है, समन ने झल्लाते हुए कहा। नीलिमा तिलमिला उठी और समन को एक तमाचा जड़ दी। आपको मेरे आंखों में क्या दिखता है और बिन बोले बात समझ में आती नहीं? मैं आपसे और आपसे सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आज तक जो आँखों की भाषा नहीं समझा वो मेरी इकरार को अपने जीवन में महत्व दे पाएंगे। नीलिमा वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर गई। समन हल्का बका होकर नीलिमा को देखने रह गया और वहाँ से चला गया। एक लूटे हुए इंसान की तरह नीलिमा से आँख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या कर दिया मैंने? उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया। शायद ही मुझे कभी माफ़ कर पाएगी। मैं बहुत ही वाहियात इंसान हूँ। ये सब बाद में पहले उसके पास चलता हूँ, वहीं फैसला करेगी। हड़बड़ाते हुए नीलिमा के पास लौट कर आया। नीलिमा स्थिति में नहीं थी। बेचैन होकर आवाज़ लगाने लगा। स्टडी में नीलिमा को न देखकर समन के होश उड़ गए। नीलिमा आवाज़ लगाते हुए पूरे घर में ढूंढने लगा। कमरे में जाकर देखा नीलिमा नहीं थी। टेरेस की ओर भागा। नीलिमा को वहाँ भी नहीं देखकर
समन का दिल आने वाले किसी बड़े तूफान के आशंका में बैठ गया। क्या कर दिया मैंने? मेरी मत मारी गई थी। अपनी ही जीवन संगिनी के भोले दिल पर जोरदार तमाचा मारा है। अभी कुछ सोचने और आपने आपको कोसने का वक्त नहीं है। अभी नीलिमा को ढूंढकर माफ़ी मांगने का वक्त है। भागता हुआ लॉन में गया। वहाँ भी नीलिमा को न देखकर अपने आप को थप्पड़ मारने लगा और हार कर घुटने के बल लॉन में बैठ गया। साहब 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 पुकारता हुआ नौकर वहाँ आ गया और बदहवास अपने साहब को वहाँ लूटा पिटा सा बैठा देखकर संभालने लगा। साहब, नीलिमा बिटिया जाते जाते एक चिट्ठी छोड़ गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। काका, आज मुझे जाने दो और वरना आप अपनी नीलिमा बिटिया को हमेशा के लिए खो देंगे। साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। आपने आज तक बिटिया की कभी सुध नहीं ली। आपके गुस्सा होने के बाद घंटों कमरे में रोते रहती थी। नौकर ने भराए गले से नीलिमा की मनस्थिति समन के सामने बताई। काका, चिट्ठी कहाँ है? बड़े ही आस के साथ मांगा। काका ने चिट्ठी पकड़ा दिया। समन, मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मैं आपको नहीं बता सकती। कहने को तो मेरा साया बनके मेरी रक्षा करने का दावा करते हैं। आप पर सुरक्षा के नाम पर मेरी स्वतंत्रता छीन ली। हजारों प्रतिबंध लगाकर लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहने को आपने मुझे मजबूर कर दिया। क्यों मानूं आपकी हर बात? अब तक तो मानती आई। क्या मैं सुरक्षित और सुखी हूँ नहीं ना? तो क्यों डरूं? क्यों तिल तिल मरूं? मुझे अपने आप से थोड़ी नफरत हो गई है। इतनी शिक्षित और समर्थ होकर भी मुझे बात बात पर अपमान सहना पड़ा। स्त्री को सब सहना पड़ता है। अगर नहीं सहती तो घर टूटता है। इस घर टूटने का ठीकना भी हमारे हिस्से आता है। हमें हमेशा समझाया जाता है कि पति की हर बात मानो, पति को खुश रखो और पति की गाली भी प्रसाद समझकर ग्रहण करो। समाज की दोहरी नीति को सुनकर मुझे हंसी आती है। क्यों और कब तक मैं घुट घुट कर जीऊँ? आज अपने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी। मेरे और विनय के रिश्ते पर सवाल उठाकर मेरे विश्वास को ठेस पहुंचा दिया और मेरे अहम पर आघात किया है। मैंने एक बात छुपा कर रखी है जिसको जानने का पहला हक आपका है। आपका अंश इस दुनिया में आने वाला है। नीलिमा, काका काका, आपने सुना? मेरा अंश आने वाला है। समन ने अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। बह जाने दो इन आंसुओं को साहब। हमारी घर की रौनक को न जाने किसकी नज़र लग गई। काका, रौनक अपने आंसू को पोंछते हुए अपने आप को और अपने साहब को ढांढस देने लगा। माफ़ कर दो काका, मैंने आपसे पहले बेटा कहने का हक छीन लिया और आज आपकी बेटी समान बहुरिया को आपसे दूर कर दिया। अपनी गोद में बचपन में खिला और बड़े होते ही काका समन बेटा साहब हो गया। मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। मैं इसी लायक हूँ। काका के गले लग फूट फूट कर रोने लगा। सब ठीक हो जाएगा समन बेटा, मैं बिटिया से बात करूँगा। मेरी कोई बात नहीं टालती। काका ने बड़े ही विश्वास से कहा। नहीं काका, अब कभी नहीं आएगी। ये सब मेरे कर्मों का नतीजा है। मैं हमेशा उसको अपने कदमों के नीचे रखना चाहता था। रुपए पैसों और ऐसो आराम देखकर उस पर हमेशा एहसान जताता रहा। भूल गया था वह मेरी अर्धांगिनी है। आज जब वह घर छोड़कर चली गई तो उसके दर्द का एहसास हो रहा है। अच्छा काका, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, बोलकर समन भारी कदमों से अपने कमरे में जाने लगा। समन को आज पहली बार घर की दीवारें चिढ़ा रही थी। कमरे में जाने को समन का दिल नहीं कर रहा था। मोबाइल लेकर अपने माँ पिताजी को फ़ोन लगाया। पिताजी के फ़ोन उठाते ही, मुझे माफ़ कर दो पापा जी, पिताजी, कह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, सुधीर चौधरी, क्या हुआ? इतनी रात में तू फ़ोन कर रो क्यों रहा है? बहू ठीक तो है? घबराते हुए पूछा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी तो बन गया, पर ना एक अच्छा बेटा और ना पति बन पाया। आपकी मेहनत से खड़ी की गई कारोबार को अपने मेहनत से विस्तार कर तो दिया और अपने घमंड में रहने लगा। आपकी और माँ की इज्जत ही करना भूल गया। सिसकते हुए अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगा। बेटा, तुम कामयाबी की नशे में अंधे तहजीब और
तमीज़ दोनों बेच आए। तुम और स्वरा मेरी ही संतान हो। उसने भी अपने दम पर कामयाबी हासिल की, अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है आज भी। सुधीर जी ने अफसोस जाहिर की। पापा, नीलिमा घर छोड़कर चली गई है, कह खामोश हो गया। उस फूल सी बच्ची के साथ तूने क्या किया? तेरे जातियों के तंग आकर बहू ने जरूर ये कदम उठाया होगा। सुधीर जी आग बबूला होकर खरी खोटी सुनाने लगे। समन खामोश सुनते रहा और थोड़ी देर बाद फोन कट हो गया। समन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहाँ ढूंढूं, किससे पूछूं, कहाँ गई मेरी नीलिमा? एकाएक उसे ख्याल आया नीलिमा के फ़ोन पर फ़ोन करने का। झट नंबर डायल की, रिंग जाने लगी और कमरे में ही फ़ोन की घंटी सुनाई देने लगी। हताश होकर नीलिमा के फ़ोन को लेकर बैठ गया। उसकी तस्वीर देखने लगा। तभी उसकी नज़र मुस्कुराती हुई नीलिमा की खामोश आंखों पर गई। माफ़ कर दो नीलिमा, मुझे मैं तुम्हारे लायक नहीं था। एक मौका देकर तो देखो, मैं तुम्हें शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगा। नीलिमा को तलाशने का एक और प्रयास करने का सोच कर नीलिमा के फ़ोन से विनय को फ़ोन किया। विनय ने फ़ोन उठाकर कहा, समन, नीलिमा जहाँ भी है सुरक्षित है। विनय, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस नीलिमा सुरक्षित है ना, यही जानना चाहता था। समन ने इतना कह फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन करते ही विनय को थोड़ी देर पहले आए नीलिमा के फ़ोन के बारे में सोचने लगा। मुझे अपने सास ससुर के पास जाना है, तुम अभी मेरा जाने का इंतज़ाम कर दो। रोती हुई नीलिमा ने हिदायत भी दे दी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम समन को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ। विनय ने अपने ड्राइवर और एक स्टाफ के साथ नीलिमा को छोड़ने के लिए भेज दिया। 1 महीना होने को आया। नीलिमा के याद में समन खोया खोया रहता। उसका मन नीलिमा के बिना बिल्कुल नहीं लगता। देर रात घर में आता और सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता। रात में भी तकिए की आड़ में नीलिमा की तस्वीर घंटों निहारता रहता। न किसी से मिलना और न ही किसी दोस्त के संग पार्टियों में जाना आना। इधर नीलिमा अपने सास ससुर के साथ रह रही थी। उसका मन रखने के लिए खुश रहने का दिखावा करती थी। मेरे पाक पावन प्रेम का तेरे नेत्रों में मोल नहीं। चढ़ गया मेरा प्रेम तुम्हारे अहम की भेंट। स्त्री मन की पीड़ा मन में रह गई। चाहा जो अपने मन की करनी है, मझधार में रह गई। नीलिमा को लिखते हुए देखकर सुधीर जी ने उसे और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। और अधिक अध्ययन करो और अच्छी अच्छी पत्रिका पढ़ने को कहने लगे। तुम भूल जाओ अपनी पिछली ज़िंदगी और बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। समन के बचपन के दोस्त ने फ़ोन पर बताया, भाभी जी यहाँ हैं, तू कहाँ है? समन खुशी से चिल्ला उठा, क्या कहा तूने? मैं आ रहा हूँ, आज ही कह अपने ऑफिस से हड़बड़ी से निकल गया। दोस्तों, आगे की कहानी और ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या समन और नीलिमा की ज़िंदगी फिर से एक ही रास्ते पर चल पाएगी? यह कहानी आगे सुनते रहिए और पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।